स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, द्रव का उबलना क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, तो नाम से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। जब लिखा गया है द्रवों का वाष्प दाब, मतलब द्रव भी रहेगा, वाष्प भी रहेगा और दाब भी रहेगा। तो द्रव को जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर जो है वाष्प निकलता है, और वाष्प में जो दाब लगता है उसी दाब को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है। तो द्रव को जब गर्म करेंगे तभी जाकर के वाष्प बनेगा, और वाष्प बन करके जाकर के बर्तन के सतह पे क्या होता है, चिपक जाता है। जो बर्तन के ऊपर जो सतह पर चिपकता है जो वाष्प, वह क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। जो वाष्प होता है जब वाष्प बन करके बर्तन के सतह पर जा करके चिपक जाता है तो वह जो बनता है उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जब इसकी परिभाषा को लिखेंगे तो यहाँ पर एक किसी ताप होना चाहिए। अब ताप नहीं होगा तो वाष्प नहीं बनेगा। वो माने ताप मतलब क्या है, मतलब उस द्रव को जब गर्म करेंगे तो हमको टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगा। तो लिखेंगे किसी ताप पर, क्या कहा जाएगा, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प का जो मध्य है, माने द्रव भी रहेगा और उसकी जो वाष्प का मध्य जो है, साम्य की अवस्था में जो वाष्प पर दो दाब लगता है उस दाब को ही क्या कहते हैं, द्रवों के वाष्प दाब कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि किसी ताप पर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे किसी ताप पर। क्या लिखेंगे, किसी ताप पर। परिभाषा बहुत आसान है। तो किसी ताप पर द्रव, किसी ताप पर द्रव और, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, उसकी क्या रहेगी, वाष्प, उसकी वाष्प के मध्य, वाष्प के मध्य, वाष्प के क्या कहेंगे, मध्य। तो क्या बोला जाएगा, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था, साम्य की अवस्था, अवस्था में वाष्प का दाब, वाष्प का दाब, वाष्प का दाब क्या कहलाएगा, तो वाष्प का दाब द्रव, वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाती हैं, द्रव का वाष्प दाब कहलाती हैं, कहलाती हैं। कितना छोटा परिभाषा है, इसे आप 2 बार पढ़िएगा तो ये परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, किसी ताप पर, मतलब इसमें ताप होना आवश्यक है। तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, मतलब द्रव रहेगा और वाष्प के जो मध्य माने बीच में साम्य की अवस्था में वाष्प का जो दाब है वह द्रव का वाष्प दाब कहलाती हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव का उबलना। द्रव का उबलना क्या होता है, तो लिख लेंगे द्रव का उबलना। अब नाम से ही पता चल गया द्रव का उबलना। तो द्रव कब उबलेगा, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो द्रव का उबलना यह होता है जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वाष्प दाब बाह्य दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है। तो पूरे द्रव का वाष्पीकृत करण होने लगता है। कब वाष्पीकरण होता है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो जो वाष्प दाब होता है और बाह्य दाब का होता है आपस में बराबर हो जाता है, तो पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है। इस द्रव को मुक्त जो है वाष्पीकरण होने लगता है। इस स्थिति में द्रव का क्या होता है, उबलना कहलाता है। तो अब यहाँ पे चाहे तो इसकी परिभाषा को लिख लीजिए कि जब द्रव को, जब द्रव को क्या किया जाता है, गर्म करते हैं,
जब द्रव को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जब द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वाष्प दाब, वाष्प दाब जो है, अभी वाष्प दाब हम लोग पढ़े हैं, वाष्प दाब और बाह्य, वाष्प दाब और बाह्य दाब के क्या होता है, बराबर, बाह्य दाब के बराबर, बाह्य दाब के बराबर हो जाता है, हो जाता है, बाह्य दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तब तब पूरे तब पूरे द्रव, पूरे द्रव मतलब पूरा जो द्रव है, पूरे द्रव का क्या होने लगता है, पूरे द्रव का वाष्पीकरण, पूरे द्रव का क्या होने लगता है, वाष्पीकरण, पूरे द्रव का जो है वाष्पीकरण होने लगता है, होने लगता है। जब द्रव को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो वाष्प दाब जो होता है वह बाह्य दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब पूरे द्रव का क्या होने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है। इसमें द्रव का मुक्त जो वाष्पीकरण होने लगता है, इस स्थिति को ही क्या कहा जाएगा, द्रव का उबलना कहते हैं। तो आगे लिख लेंगे, इसमें द्रव का मुक्त, द्रव का क्या, मुक्त वाष्पीकरण होने लगता है, मुक्त वाष्पीकरण होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस स्थिति को द्रव का उबलना कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे, द्रव का उबलना कहते हैं, उबलना कहते हैं। इसे अपने कॉपी में जब लिख लेंगे और इसे जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है। तो इसी में चाहे तो और आगे लिख सकते हैं कि यह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं या क्वथन कहते हैं। तो लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अब, क्वथन, क्वथन तथा क्वथनांक। तो क्वथन तथा क्वथनांक क्या है, अब इनके बारे में भी समझ लें। तो क्वथनांक बहुत आसान परिभाषा है। तो क्वथन तथा क्वथनांक क्या है, तो कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथन कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे, वह निश्चित ताप, वह निश्चित क्या है, ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलता है, कोई द्रव उबलता है, उबलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथन कहते हैं, उसे क्वथन कहते हैं, क्वथन कहते हैं, कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इस क्रिया को क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। कितना आसान है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है क्या हो, उबलता है, उसे क्वथन कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ रहा होगा, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होता है, पृष्ठीय ऊर्जा का परिभाषा क्या है। तो अब यहाँ लिख लेंगे हेडिंग को, पृष्ठीय ऊर्जा। क्या लिखेंगे, पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती हैं। तो अब पृष्ठीय ऊर्जा के बारे में भी समझ लेंगे, पृष्ठीय ऊर्जा क्या कहलाती हैं।
तो यहाँ पे पृष्ठीय ऊर्जा होता है किसी द्रव के, यानी किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी द्रव के जो सतही क्षेत्रफल होता है उस सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी भी जो है परिभाषा को लिख लीजिए कि किसी द्रव के सतही क्षेत्र, किसी द्रव के क्या कहेंगे? किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि, क्या कहेंगे? एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक वृद्धि के लिए क्या कहेंगे? आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है? कहेंगे किसी द्रव के सतही क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर होता है, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर लिखेंगे, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर सूत्र है आवश्यक ऊर्जा। क्या होता है? आवश्यक ऊर्जा बटा होता है क्षेत्रफल। ये बटा है और क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, बटा में क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया? आवश्यक ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। तो चाहे तो यहाँ पर इसका दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं कि आवश्यक ऊर्जा और सतही क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे? पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। पहले इसका नाम लिख लेंगे, आवश्यक ऊर्जा और जो है सतही क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या है। तो यह सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और जो ये परिभाषा लिखा गया है इसी सूत्र से जो है परिभाषा को यहाँ पर लिखा गया है। तो समझ लिए होंगे कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी जो है वांडर वाल्स समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वांडर वाल्स समीकरण। यह बहुत ही आईएमपी है, यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि वंडर वाल्स समीकरण क्या होता है। तो वंडर वाल्स जो समीकरण है वह आदर्श गैस जो समीकरण में जो है कुछ संशोधित किया गया। तो आदर्श गैस समीकरण जो आप लोग पढ़े होंगे कि आदर्श गैस समीकरण जो है किसके नियम पे बना था? बायल और चार्ल्स के नियमों को जब संयुक्त किया गया था तो एक समीकरण बना था। तो उस समीकरण को जो है गैस समीकरण कहा जाता था। तो वह तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण का सूत्र का निगमन कैसे किया गया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वंडर वाल्स समीकरण क्या है? तो वंडर वाल्स जो समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस समीकरण जो है उस समीकरण में P के जगह पर और V के जगह पर संशोधित किया गया। संशोधित करने पर जो समीकरण बना उस समीकरण को ही क्या कहा जाता है? वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो किस समीकरण में संशोधित किया गया? तो आदर्श गैस समीकरण में संशोधित किया गया। और किसके स्थान पे किया गया? तो P के स्थान पर और V के स्थान पे क्या किया गया? संशोधित किया गया। तो लिखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण में क्या लिख लेंगे आगे? आदर्श गैस समीकरण में P के स्थान पर क्या लिखेंगे? P के स्थान पर, याद रखिएगा, P के स्थान
पी के स्थान पर क्या लिखना है, p प्लस ए बटा भी स्क्वायर, तथा भी के स्थान पर क्या रखेंगे, भी माइनस बी रखने पर जो समीकरण बनता है, क्या लिखेंगे, जो समीकरण क्या होता है, बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण क्या कहेंगे, आदर्श गैस समीकरण में जो आदर्श गैस समीकरण जो बना था उस समीकरण में P के स्थान पे क्या रखना है, P प्लस ए बटा भी स्क्वायर, और V के स्थान पे क्या रखेंगे, V माइनस बी रखने पर जो समीकरण बनता है उसे वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस जो है समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे PV बराबर होता है, क्या पढ़े हैं, PV बराबर RT होता है। क्या होता है, PV बराबर RT। यह आदर्श गैस समीकरण है। अब यह आदर्श गैस समीकरण में P को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या रखेंगे, P प्लस ए बटा भी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे, भी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, RT। मतलब किसके स्थान पे चेंजिंग किया गया है, तो P के स्थान पर और V के स्थान पे क्या किया गया है, बदल दिया गया है। तो यह जो समीकरण बन गया, यह समीकरण का नाम क्या है, वंडर वाल्स समीकरण कहते हैं। मतलब P के स्थान पर और V के स्थान पे बदलाव करने पर जो समीकरण बन जाता है उसको क्या कहते हैं, वंडर वाल्स समीकरण। तो नीचे लिख देंगे यही वंडर वाल्स समीकरण है, वंडर वाल्स समीकरण है। तो समझ में आ गया होगा कि वंडर वाल्स समीकरण कैसे जो है बनाया गया, किसके स्थान पे रखा गया है, तो P के स्थान पे बदला गया है और V के स्थान पे बदला गया है। तो अब अगले भाग में हम लोग जो पढ़ेंगे A का और B का जो है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी जो हैं दोस्त को भी ये जानकारी हो जाए कि वंडर वाल्स समीकरण क्या होता है। तो आज की पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।